नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मुगल काल। आज दोस्तों हम मुगल राजवंश के अंदर ही एक नया राजवंश पढ़ेंगे, सूरवंश। देखिए दोस्तों, वीडियो क्लास प्रारंभ करते हैं। भारत में सूरवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक रहा। यानी कुल मिलाकर शेरशाह सूरी ने केवल 5 वर्ष तक शासन किया। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। दोस्तों, क्या नाम था शेरशाह सूरी का बचपन का नाम? फरीद। और ध्यान रखना, शेरशाह सूरी एक अफगान शासक था। भारत में सूर राजवंश दूसरा अफगान राजवंश है। इससे पहले जो लोधी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी, वो तो था भारत में पहला अफगान राजवंश। और यह सूर राजवंश, जिसका संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है, यह भारत में दूसरा अफगान राजवंश है। ठीक है दोस्तों, आज हम दोस्तों शेरशाह सूरी का इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में शेरशाह सूरी एक वीर, बहादुर और जांबाज योद्धा थे भाई। आइए दोस्तों पढ़ते हैं इनकी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी के बीच केवल 5 साल तक आगरा में शासन किया। पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी की राजधानी क्या थी? शेरशाह सूरी के साम्राज्य की राजधानी थी भाई आगरा। क्या थी? आगरा। अब जो हुमायूं था ना दोस्तों, मुगल राजवंश में, जिसके बारे में कल हमने डिटेल से पढ़ा है, उस हुमायूं के शासनकाल में बीच में राजा बनता है शेरशाह सूरी। यानी जो मुगल राजवंश था, इसको ये बीच में ठहरा देता है कुछ दिनों तक। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हुमायूं ने भारत में 2 बार शासन किया है भाई। भारत में मुगल वंश के अधीन 2 बार शासन करने वाला एकमात्र राजा हुमायूं था। हुमायूं पहली बार तो बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में राजा बना और वह 1540 ईस्वी तक राजा रहा। बाद में 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को मात दे दी और हुमायूं को भारत से भगा दिया, यानी भारत से निर्वासित कर दिया। और 1540 ईस्वी में भारत में शेरशाह सूरी राजा बन जाता है। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है भाई शेरशाह सूरी की। तो इसका राजवंश ये छोटा सा रहा, लेकिन दोस्तों बहादुरी पूर्ण किस्सों से भरा पड़ा है इस शेरशाह सूरी का इतिहास, इस जांबाज योद्धा का इतिहास। हालांकि 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन 1545 ईस्वी में सूर राजवंश समाप्त नहीं होता है। इसके बाद में इसके उत्तराधिकारी बेटे इस्लाम शाह सूरी ने राजवंश को आगे बढ़ाया। फिर इस्लाम शाह सूरी के 3 बेटों ने कुछ समय तक राजवंश को आगे बढ़ाया। बाद में दोस्तों सूर राजवंश में अयोग्य शासक उत्पन्न हो जाते हैं और उन अयोग्य शासकों का फायदा उठा लेता है हुमायूं, और हुमायूं भारत में वापस आ जाता है और दोबारा 1555 ईस्वी में वापस मुगल वंश का राजा बन जाता है हुमायूं। और 1555 से 1556 ईस्वी तक, यानी जनवरी 1556 ईस्वी तक हुमायूं केवल 6 महीने तक भारत में मुगल राजा बनता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में राजवंश प्रारंभ होता है अकबर का। तो हम हुमायूं के बीच में, या हुमायूं के शासनकाल में बीच में एक छोटा सा राजवंश चलता है भाई शेरशाह सूरी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और यह अफगान था भाई। यह अफगान जाति का था, अफगानिस्तान का रहने वाला था। अफगान शासन शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया, यह भारत में दूसरा शासन था। पहला बहलोल लोधी के द्वारा स्थापित लोधी राजवंश और दूसरा शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित सूर राजवंश। शेरशाह सूरी के 2 उपनाम थे भाई, या इसकी 2 उपाधियां थी। एक तो इसे शेर खान कहा जाता था, पहले ही बता चुका हूं, ये शेर खान और शेरशाह इसके वास्तविक नाम नहीं थे, मूल नाम नहीं थे। इसका मूल नाम फरीद या वास्तविक नाम फरीद या इसके बचपन का नाम फरीद था। बाद में आगे चलकर इस फरीद को ही शेर खान या शेरशाह के नाम से जाना गया। इसे शेर खान की उपाधि तो दी थी भाई बाहर खान ने। कौन से व्यक्ति ने दी थी? बाहर खान ने, जो बिहार का व्यक्ति था भाई।
तो बाहर खान जो बिहार का था उसने शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी। लेकिन ये जो शेरशाह की उपाधि है ना, दूसरी उपाधि शेरशाह की, यह चौसा के युद्ध में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में हुमायूं और इस शेर खान के बीच में। इस युद्ध में शेर खान जीत जाता है और हुमायूं पराजित हो जाता है। हुमायूं इस टाइम पे गंगा नदी में घोड़े से कूद जाता है अपनी जान बचाने के लिए। उस टाइम पे उसको निजाम बिस्ती नामक व्यक्ति बचाता है। बाद में आगे चलकर हुमायूं उस निजाम बिस्ती को एक दिन का बादशाह बना देता है। उस टाइम पर निजाम बिस्ती ने बादशाह के पद पर रहते हुए भारत में चमड़े के सिक्के जारी किए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चमड़े के सिक्के जारी करने वाला राजा कौन था भाई? निजाम बिस्ती। ठीक है। और यहां ये जो चौसा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में हुमायूं को तो इसने मात दे दी और इसी युद्ध के दौरान इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था भाई। सवाल पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था भाई? इसने चौसा के युद्ध के मैदान में ही अपना राज्याभिषेक करवाया था और खुद ने ही दोस्तों शेरशाह की उपाधि से नवाजा था भाई। शेरशाह सूरी या फरीद या शेर खान को शेरशाह उपाधि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं दी गई थी। यह उपाधि इसने खुद ने धारण की थी युद्ध के मैदान में ही। आगे बात समझ में, दोबारा देख लीजिए। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। इसे शेर खान की उपाधि तो बाहर खान नामक व्यक्ति के द्वारा दी गई और शेरशाह उपाधि इसने खुद चौसा के युद्ध के मैदान में धारण की। आगे की जानकारी देखिए। शेरशाह सूरी के पिता का नाम था भाई हसन खान। काफी अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी के पिता का क्या नाम था? हसन खान। ये हसन खान अफगानिस्तान के रहने वाले थे या अफगान जाति के थे। तो इनका भारत आगमन कैसे हुआ भाई? इनके पिता हसन खान का भारत आगमन कैसे हुआ? इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि जब लोधी राजवंश चल रहा था या लोधी काल चल रहा था, तब हसन खान भारत में आए थे भाई, या लोधियों के साथ भारत में आए थे। ये शेरशाह सूरी भारत का पहला शासक था जिसने रैयतवाड़ी प्रथा लागू की भाई। बहुत ही गजब का सवाल है, काफी ज्यादा कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर यह सवाल पूछा जाता है कि भारत में रैयतवाड़ी प्रथा लागू करने वाला या भारत में रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ करने वाला पहला शासक कौन था? यह शेरशाह सूरी था। 1511 से 18 ईस्वी के बीच में इसे बिहार का प्रबंधक बनाया गया। शेरशाह सूरी को पहली बार कहां का प्रबंधक बनाया गया था भाई? इसे बिहार का प्रबंधक बनाया गया था 1511 से 1518 ईस्वी के बीच में। आगे देखिए, फिर यहां के बाद 1518 ईस्वी में इसने इब्राहिम लोदी की सेवा की थी भाई। इब्राहिम लोदी लोदी राजवंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में 1556 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उस युद्ध में यह मारा जाता है इब्राहिम लोदी, और इसी के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाती है। और भारत में ये जो इब्राहिम लोदी को मात देने वाला जो शत्रु था वह बाबर था भाई, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर भारत में मुगल राजवंश की स्थापना कर देता है 1526 ईस्वी में ही। इसीलिए बाबर को भारत में मुगल राजवंश का संस्थापक या स्थापनाकर्ता माना जाता है। तो ये जो शेर खान है ना, इसने इस इब्राहिम लोदी की भी सेवा की थी 1518 ईस्वी में। अब आगे देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी बाहर खान या मोहम्मद शाह का संरक्षणकर्ता कब बनता है भाई? 1522 से 1527 ईस्वी के बीच में। यानी इस समय में यह बाहर खां की मदद करता है और बाहर खां इसके कार्यों से प्रभावित होता है और इसकी बहादुरी से प्रभावित होकर ही तो बाहर खान ने फरीद को शेर खान की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे देखिए। 1527 से 1529 ईस्वी के बीच शेरशाह सूरी ने बाबर को भी सेवा दी थी भाई, और लगभग 1.5 वर्ष तक के समय यह बाबर के दरबार में रहा। आपको पता ही है दोस्तों, 1527 से 1529 ईस्वी का समय भारत में बाबर का काल था। बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया। तो इस दौरान शेरशाह सूरी ने बाबर के शासनकाल में भी सेवा दी थी या यहां पर भी राज दरबार में नौकरी की थी। आगे चलकर 1529 ईस्वी में जलाल खान जो बिहार का था भाई, इसका संरक्षक बन जाता है शेर खान। तो
तो दोबारा देखिए शेर खान ने कहां कहां सेवा दी थी भाई। 1511 से 1518 ईस्वी तक तो शेर खान को बिहार का प्रबंधक बनाया गया। 1518 ईस्वी में इसने इब्राहिम लोदी के शासनकाल में सेवाएं दी। 1522 से 1527 ईस्वी के बीच बिहार के बाहर खान या मोहम्मद खान के शासनकाल में इसने सेवाएं दी। 1527 से 1529 ईस्वी के बीच यह 1.5 वर्ष तक बाबर की सेवा करता है या बाबर की मदद करता है। 1529 ईस्वी में बिहार के जलाल खान का यह पुण्य संरक्षक बन जाता है। अब देखिए दोस्तों आगे की जानकारी। ये जो शेरशाह सूरी था ना, इसका विवाह लॉर्ड मल्लिका के साथ हुआ था भाई। जिस महिला के साथ शेरशाह सूरी का विवाह हुआ उसका नाम था लॉर्ड मल्लिका, अर्थात शेरशाह सूरी की पत्नी का नाम था लॉर्ड मल्लिका, और इसका लॉर्ड मल्लिका के साथ विवाह हुआ था 1530 ईस्वी में। लॉर्ड मल्लिका पहले से शादीशुदा थी भाई। यह ताज खान नामक व्यक्ति की विधवा थी भाई। लॉर्ड मल्लिका का जो पहला पति था ताज खान, उसका देहांत हो गया था और ये विधवा हो गई थी। बाद में आगे चलकर इस लॉर्ड मल्लिका से शेरशाह सूरी विवाह कर लेता है भाई। ये जो लॉर्ड मल्लिका है ना, इससे विवाह करने के बाद ही शेरशाह सूरी को चुनार स्थान से लोदियों का खजाना प्राप्त हुआ। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी को लोदियों का या लोदी राजवंश का जो खजाना था जो चुनार में स्थित था वो किसके कारण प्राप्त हुआ भाई? लॉर्ड मल्लिका से विवाह करने के कारण। आगे देखिए। अब दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल की लड़ाइयां प्रारंभ होती है भाई। इसके युद्ध का दौर प्रारंभ होता है। अब तक तो शेरशाह सूरी की ये सामान्य जानकारियां थी दोस्तों कि इसका प्रारंभिक नाम क्या था, इसकी राजधानी क्या थी, कहां से कहां तक इसने शासन किया, इसकी उपाधियां क्या थी, पिता का नाम रेतवाड़ी पर था, और इसने अपने प्रारंभिक जीवन में कौन कौन से राजा के शासनकाल में सेवाएं दी है, और इसकी पत्नी का क्या नाम था। अब दोस्तों शेर खान की ओरिजिनल स्टोरी प्रारंभ होती है। अब देखिए दोस्तों इसके युद्धों के बारे में देखिए आप। यहां से इसका जो इतिहास है वो स्वर्णिम है। यदि सूर वंश का ओरिजिनल हीरो देखा जाए ना दोस्तों तो शेरशाह सूरी ही था भाई। इसके बाद के जो राजा हुए हैं वो ज्यादा बहादुर नहीं रहे हैं या उनका इतिहास इतना उपलब्धियों से नहीं भरा हुआ है जितना शेरशाह सूरी का भरा हुआ है। भले ही शेरशाह सूरी का शासनकाल एक छोटा राजवंश था, लेकिन केवल 5 साल के शासनकाल में इसने आगरा और दिल्ली और उस समय के भारतवर्ष में जो तबाही मचाई है, ऐसा माहौल पहले ना तो किसी राजा के शासनकाल में देखा गया और ना ही आगे इतने कम छोटे समय में किसी राजा का शासनकाल देखा गया। आइए दोस्तों इसने अपने जीवन काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी और किस प्रकार से इसको विजय हासिल हुई। इसका पहला युद्ध था सूरतगढ़ का युद्ध। ये सूरतगढ़ का युद्ध नहीं है दोस्तों, ये सूरजगढ़ का युद्ध है। कहां का युद्ध है भाई? सूरजगढ़ का युद्ध। और ये सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में हुआ था। सूरतगढ़ तो राजस्थान के गंगानगर में है और ये जो सूरजगढ़ है ना ये बंगाल क्षेत्र में पड़ता था भाई। तो सूरजगढ़ का युद्ध शेर खान और इब्राहिम के बीच में हुआ था भाई। अब ये इब्राहिम कौन था? इब्राहिम कोई राजा नहीं था, यह एक सेनापति था। यह बंगाल के शासक मोहम्मद शाह का सेनापति था भाई। अर्थात सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में शेर खान यानी शेरशाह सूरी और बंगाल के शासक मोहम्मद शाह के सेनापति इब्राहिम के बीच में हुआ। इस युद्ध में शेर खान जीत जाता है भाई। शेर खान जीत जाता है, मतलब इसका जो प्रारंभिक युद्ध हुआ था इसमें इसको जीत हासिल हुई। आगे चलकर शेरशाह सूरी ने दोस्तों चौसा की लड़ाई लड़ी भाई, या चौसा का युद्ध लड़ा। आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। यह चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ या शेर खान के बीच में हुआ। 1539 ईस्वी से पहले ये जो फरीद था इसे शेर खान के नाम से ही जाना जाता था। अब तक इसे शेरशाह के नाम से नहीं जाना गया था, लेकिन इस चौसा के युद्ध के बाद शेर खान या फरीद को शेरशाह के नाम से दुनिया जानने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के मैदान में ही तो शेरशाह अपना राज्याभिषेक करवाता है।
सूर्य राजवंश का राज्याभिषेक करवाता है और इसी युद्ध के मैदान में यह शेरशाह की उपाधि खुद ही धारण करता है, यानी अपने आप को ही उपाधि देता है ये शेरशाह की, कि आज के बाद मैं शेरशाह के नाम से जाना जाऊंगा। ठीक है, तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ। शेर खान इस युद्ध में जीत जाता है, यह युद्ध के मैदान में ही अपना राज्याभिषेक करवाता है और शेरशाह की उपाधि धारण करता है। इसी युद्ध के दौरान हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े से गंगा नदी में कूद जाता है, जहां निजाम बिस्ती नामक व्यक्ति ने इसकी जान बचाई। बाद में हुमायूं ने निजाम बिस्ती को एक दिन का बादशाह बना दिया। तो उस समय निजाम बिस्ती ने भारत में चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के क्या? चमड़े के सिक्के जारी किए। बिलग्राम का युद्ध हुआ इसके बाद में, चौसा के युद्ध के बाद बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ भाई। और ये बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आपसे कई बार क्या होगा दोस्तों, एग्जाम में बिलग्राम ऑप्शन में नहीं होगा, तो आपके यहां ऑप्शन में मिलेगा आपको कन्नौज का युद्ध। आप जानते हो कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तब कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। इस युद्ध में हुमायूं तो पराजित हो जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। शेरशाह सूरी अपनी इस जीत के बाद ही हुमायूं को भारत से निर्वासित कर देता है। जब हुमायूं भारत से बाहर जा रहा था या निर्वासित हो रहा था, उस टाइम पे दोस्तों मारवाड़ के एक राजा थे भाई, मालदेव। कौन थे? मालदेव। तो उस मालदेव ने हुमायूं को निमंत्रण भेजा था कि आप मारवाड़ रियासत में आ जाइए, आपको यहां मैं सहायता दे देता हूं, आगे चलकर अपन एक विशाल सेना का संगठन कर लेंगे और शेरशाह सूरी के खिलाफ मोर्चा प्रारंभ करेंगे। तब से लेकर दोस्तों ये जो शेरशाह सूरी है ना, ये मारवाड़ के राजा मालदेव को भी अपना शत्रु मान लेता है और आगे चलकर शेरशाह सूरी मारवाड़ पर आक्रमण भी करता है। अब उस टाइम पे मालदेव ने शेरशाह सूरी को ये कहा था कि भाई मैं यहाँ का राजा हूं, मारवाड़ का, जोधपुर का, और आप एक काम कीजिए, उस टाइम पे बीकानेर रियासत उन्हीं के अधीन थी, मालदेव के अधीन, तो आप बीकानेर चले जाइए और वहां पर आराम कीजिए, थोड़े दिनों तक रेस्ट कीजिए, जैसे ही अपने को मौका मिलेगा अपन शेरशाह सूरी पे दावा बोल देंगे। लेकिन जब ये जो हुमायूं था ना, हुमायूं ने दोस्तों मालदेव की बात नहीं मानी और यहां इसने सूझबूझ नहीं दिखाई, और ये अपने एक पुस्तकालय अध्यक्ष था जिसका नाम था मुल्ला सुर्ख, उसके कहने पर यह बाहर चला गया, भारत से बाहर, और अपने भाई कामरान के पास चला गया, भाई कांधार चला गया। तो कामरान ने इसको फिर मदद दी नहीं हुमायूं को, तो यहां से फिर ये और आगे चला जाता है और पाकिस्तान में अमरकोट के राजा वीर साल ने इसको संरक्षण दिया, जहां अकबर का जन्म हुआ था। यदि आप ऐसा सोचे दोस्तों, इस टाइम पे मालदेव के बुलावे पर यदि हुमायूं चला जाता तो ये दोनों एक गठबंधन बना सकते थे और गठबंधन बनाकर ये शेरशाह सूरी को मात दे सकते थे, लेकिन हुमायूं ने यहां पर किसी प्रकार की कोई सूझबूझ नहीं दिखाई। तो देखिए दोस्तों, इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा भाई हुमायूं या मालदेव को भी। बिलग्राम के युद्ध के बाद में हुआ भाई रायसीन का युद्ध या शेरशाह सूरी की रायसीन विजय। ये रायसीन विजय शेरशाह सूरी को 1543 में नसीब हुई थी भाई। 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी रायसीन को जीत जाता है, लेकिन यहां रायसीन की इस लड़ाई में शेरशाह सूरी के ऊपर एक कलंक है। जिस प्रकार से अकबर के ऊपर कलंक लगा था ना मेवाड़ के आक्रमण पर, कि उसने 30,000 लोगों का युद्ध के बाद नरसंहार करवा दिया था, तो वो अकबर का मानवता के ऊपर एक कलंक था। ऐसे ही दोस्तों शेरशाह सूरी ने भी एक बार अपने जीवन में विश्वासघात किया था, यानी कि इसने गलत काम किया था। रायसीन का जो युद्ध हुआ है वह शेरशाह सूरी और इस रायसीन के शासक पूरण सिंह या पूरणमल के बीच में हुआ था। जब शेरशाह सूरी ने युद्ध के दौरान पूरण सिंह या पूरणमल को सरेंडर करने के लिए कहा, हार मानने के लिए कहा, या इसको आश्वासन दिया कि तू हार मान ले, अधीनता स्वीकार कर ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा, तेरे परिवार को भी माफ कर दूंगा। लेकिन जब पूरण सिंह ने दोस्तों आत्मसमर्पण कर दिया, तो ये जो शेरशाह सूरी है ना, इसने पूरण सिंह सहित इसके संपूर्ण परिवार को मौत के घाट उतार दिया, और ये बात शेरशाह सूरी के ऊपर कलंक के रूप में पढ़ी जाती है। तो इतिहास में पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी के इतिहास में कलंकित कार्य क्या था उसका,
उसने रायसेन के शासक पूरण सिंह को आत्मसमर्पण करने पर माफ नहीं किया और उसने पूरण सिंह सहित उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, जिसे इतिहास में कलंक कहा जाता है। और ये 1543 ईस्वी की घटना है। शेरशाह सूरी का अगला बयान देखिए। शेरशाह सूरी का अगला बयान था भाई गिरी सुमेल का युद्ध। ये जो गिरी सुमेल युद्ध का मैदान है ना, यह जैतारण तहसील में पड़ता है, राजस्थान की पाली जिले में। मतलब शेरशाह सूरी का ये जो आक्रमण था यह मारवाड़ रियासत पर था भाई, मालदेव के ऊपर था, जोधपुर रियासत था, राजस्थान की ओर ये बढ़त बना रहा था। तो ये जो जैतारण का युद्ध हुआ था ना, जैतारण का युद्ध, जिस समय ये युद्ध हुआ वो तारीख थी 5 जनवरी 1544 ईस्वी। 5 जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। इसी युद्ध को जैतारण का युद्ध कहते हैं। यह राजस्थान में पाली जिले में स्थित युद्ध का मैदान है। यह युद्ध मारवाड़ के राजा मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था भाई। यहाँ इस युद्ध के मैदान में मालदेव के प्रधान सेनापति तो होते हैं जेता और कूपा, बड़े बहादुर योद्धा थे दोस्तों। मतलब इनकी बहादुरी के किस्से और इनकी वीरता के किस्से आज भी राजस्थान के इतिहास में बड़े ही रोमांचक पूर्वक तरीके से पढ़े जाते हैं। तो मालदेव के विश्वास पात्र सेना नायक तो थे जेता और कूपा, और शेरशाह सूरी का यहाँ पर साथ दिया था भाई बीकानेर के तो कल्याणमल ने और मेड़ता नागौर के बीरमदेव ने। ये जो मालदेव थे ना, मालदेव के दोस्तों यहाँ बीकानेर और मेड़ता के साथ रिश्ते मधुर नहीं थे, मित्रवत नहीं थे, क्योंकि मालदेव ने इन दोनों ही रियासतों को तबाह कर दिया था, बीकानेर को भी और मेड़ता को भी। तो बीकानेर के शासक कल्याणमल और मेड़ता के शासक बीरमदेव ने अपनी इज्जत बचाने के लिए या बदला लेने के लिए मालदेव के खिलाफ जाकर शेरशाह सूरी की मदद की भाई। युद्ध के मैदान में खुद मालदेव नहीं था। मालदेव इस समय मेहरानगढ़ दुर्ग में बैठा था, जोधपुर में बैठा हुआ था भाई। और युद्ध के मैदान में मालदेव की ये दो सेनापति युद्ध लड़ रहे थे भाई, जेता और कूपा। जेता और कूपा, तो जेता और कूपा ने इस युद्ध के मैदान में बड़ी ही बहादुरी पूर्वक अपनी युद्ध कौशल का परिचय दिया। ऐसा बताया जाता है कि इन दोनों बहादुर सैनिकों ने ही शेरशाह सूरी और उसकी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे, यानी कि उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बाद में आगे चलकर विश्वासघात तरीके से जेता और कूपा को मार दिया गया, इनको जाल में फंसा लिया गया और ये बड़ी बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, या युद्ध के मैदान में शहीद हो जाते हैं, या मातृभूमि को समर्पित हो जाते हैं, बलिदान कर देते हैं। जब दोस्तों ये मारे जाते हैं तब शेरशाह सूरी भी इनकी बहादुरी देखकर अचंभित हो जाता है। तब शेरशाह सूरी इतिहास में दो बातें कहने के लिए मजबूर हो जाता है, यानी शेरशाह सूरी कहता है मारवाड़ रियासत के बारे में। मारवाड़ रियासत दोस्तों आगरा, दिल्ली, काबुल, इनके सामने एक छोटी सी रियासत थी। तो शेरशाह सूरी ने कहा कि आज मैं इस छोटी सी रियासत को पाने के चक्कर में, यानी इस मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मतलब यदि जेता और कूपा के हाथों मारा जाता ना शेरशाह सूरी, तो मतलब केवल मारवाड़ से हाथ नहीं धोना पड़ता इसको, मतलब दिल्ली, आगरा, काबुल, उन सभी रियासतों से इसको हाथ धोना पड़ता। तो वो शासक शेरशाह सूरी था जिसने गिरी सुमेल या जैतारण के युद्ध में कहा कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है दोस्तों। और शेरशाह सूरी ने जेता और कूपा की बहादुरी के किस्सों के रूप में कहने के लिए इसने कहा कि यदि मालदेव के ये जेता और कूपा जैसे बहादुर सैनिक मेरे पास में होते ना, तो मैं पूरी दुनिया पर एक छत्र राज करता। अरे ये बात समझ में, ये बात किसने कही थी भाई? शेरशाह सूरी ने। तो यहां शेरशाह सूरी की दोनों कहावतों का ध्यान रखना कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किस युद्ध में कहा शेरशाह सूरी ने? गिरी सुमेल या जैतारण के युद्ध में कहा। यह युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ। और यह बात किस युद्ध में कही थी, या किसके लिए यह बात कही थी कि यदि ऐसे बहादुर सैनिक या सेनापति मेरे पास में होते तो मैं पूरी दुनिया पे एक छत्र राज करता। यह बात तो कही थी गिरी सुमेल के युद्ध में, यह बात कही थी जेता और कूपा बहादुर सैनिकों के लिए, और जेता और कूपा मालदेव के सेनापति थे।
आगे चलकर ये जो मालदेव है ना, मालदेव दोस्तों मारवाड़ छोड़ के भाग जाता है इस युद्ध में पराजय के बाद में। भाई युद्ध के मैदान में प्रत्यक्ष रूप से तो थे ही नहीं मालदेव, ये तो मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर दुर्ग के अंदर बैठे हुए थे। युद्ध तो जेता और कुपा के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन जब युद्ध के मैदान में युद्ध जीत जाता है शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी धावा बोल देता है मेहरानगढ़ दुर्ग पर, जहां मालदेव छुपा हुआ था। लेकिन मालदेव वहां से भी फरार हो गया, वहां से भी भाग गया और सिवाना भाग गया। भाई सिवाना का किला बाड़मेर में पड़ता है। सिवाना को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। जब जब मारवाड़, जोधपुर या मेहरानगढ़ दुर्ग पर संकट के बादल छाए हैं ना, तब तब मारवाड़ के सभी शासकों ने सिवाना में जाके शरण ली है, या वो सिवाना में जाके ही छुपे हैं। इसीलिए सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। तो मालदेव यहां से सिवाना चले जाते हैं। ये जो शेरशाह सूरी था, इसका मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है भाई। और मेहरानगढ़ दुर्ग का जो नेतृत्व है, ये जो शेरशाह सूरी है, बाद में ईसा खान और खवास खान नामक व्यक्तियों को बना देता है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी किन व्यक्तियों को मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रबंधक बना देता है या गवर्नर बना देता है। उस एक व्यक्ति का नाम था ईसा खान और दूसरे व्यक्ति का नाम था खवास खान। इतिहास में एक बात जरूर ध्यान रखना, यहाँ दोस्तों शेरशाह सूरी ने अपने स्मारक के रूप में या गिरी सुमेल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर सूरी मस्जिद बनवाई। तो सवाल पूछा जा सकता है शेरशाह सूरी की मस्जिद कहाँ है, या सूरी मस्जिद कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। यह मस्जिद बनवाई किसने थी भाई? शेरशाह सूरी ने। आगे की जानकारी देखिए। अब ये जो कालिंजर का घेरा था ना दोस्तों, कालिंजर का घेरा, यह शेरशाह सूरी की अंतिम लड़ाई थी। कालिंजर का युद्ध या कालिंजर का घेरा, यह शेरशाह सूरी का अंतिम आक्रमण था। और यह आक्रमण शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में किया। भाई पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण कब किया? 1545 ईस्वी में। जब शेरशाह सूरी ने 1545 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया, उस टाइम पे कालिंजर का शासक था कीरत सिंह चंदेल। कौन था भाई? कीरत सिंह चंदेल। इस युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है कीरत सिंह चंदेल, यानी कि यह हार जाता है। युद्ध शेरशाह सूरी जीत जाता है, लेकिन इस युद्ध के मैदान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। भाई इसकी जो मृत्यु है ना दोस्तों, इस प्रकार से हुई थी कि वो मर्म को छू जाने वाली बात है। एक दोस्तों एक आग्नेय विस्फोटक पदार्थ था जिसका नाम था उक्का। क्या नाम था भाई? उक्का। तो उक्का नामक आग्नेय विस्फोटक में गिर जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और 1545 ईस्वी में इस जांबाज योद्धा की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस छोटे से 5 वर्ष के राजवंश में इसने कितनी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी है, कितनी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी है। और जो अच्छे अच्छे बादशाह थे, मतलब मुगल बादशाह हुमायूं को इसने मात दी, मारवाड़ के राजा मालदेव को इसने मात दी है, इसने राय सिंह के, पूरण सिंह के साथ तो देखो विश्वासघात किया है। भाई ये एक इसका कमजोर पक्ष था। केवल इस युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को हराया, कालिंजर के युद्ध में इसने कीरत सिंह चंदेल को पराजित किया, और इसी कालिंजर घेरे के दौरान इसकी उक्का नामक आग्नेय विस्फोटक में गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों यहां शेरशाह सूरी की आप 2-3 बातें और देख लीजिए। भारत में जो सड़क निर्माता है वो शेरशाह सूरी को ही माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि भारत का सड़क निर्माता किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। भारत में सबसे पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में पेशावर से लेकर बंगाल के ढाका तक ग्रांड ट्रक रोड बनाई थी भाई, या जीटी रोड बनाई गई थी। आज इस मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को मिलाकर शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। इसे जीटी रोड कहा जाता है या ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। तो पूछ ले जाए कि भारत में सड़क निर्माता किसे माना गया है? शेरशाह सूरी को माना गया है। लेकिन यहां दोस्तों एक काफी अच्छा सवाल बनता है कि इस शेरशाह सूरी मार्ग को जीटी रोड नाम किसने दिया है? ग्रांड ट्रक रोड नाम किसने दिया है? किसी ओकलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा यह नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी के शासनकाल में 2 प्रकार की मुद्रा चलती थी मुख्य रूप से। एक तो रुपये के नाम से चलती थी और एक दाम के नाम से चलती थी। भाई
जो रुपया करेंसी थी यह चांदी की मुद्रा थी भाई। किसकी थी? चांदी का सिक्का था। और शेरशाह सूरी ने जो दाम नामक सिक्का जारी किया था वह तांबा धातु का था भाई। कौन सी धातु का था? तांबा धातु का। ध्यान रखना, चांदी का रुपया तो शुद्ध 180 ग्रेन का था और तांबा का जो दाम था वह 380 ग्रेन का माना जाता है। ठीक है, अब रही कुछ बात और देख लीजिए। यहाँ कालिंजर के घेरे में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद में इसका बेटा इस्लाम शाह सूर भारत में इसका उत्तराधिकारी राजा बनता है। यह शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी शासक बनता है। यह सूर राजवंश का जो दूसरा शासक था वह इस्लाम शाह सूर था। इस्लाम शाह सूर ने 1543 ईस्वी से 1553 ईस्वी तक शासन किया भाई। आगे चलकर जब इस्लाम शाह सूर की मृत्यु हो जाती है 1553 ईस्वी में, तब इस सूर राजवंश को इसके 3 बेटों में बांट दिया जाता है भाई। एक का तो नाम है सिकंदर शाह सूर, एक का नाम है आदिल शाह सूर और एक का नाम है मोहम्मद शाह सूर। सिकंदर शाह सूर को तो पंजाब, दिल्ली और आगरा का राज्य दिया गया। आदिल शाह को बिहार का गवर्नर या बिहार का प्रबंधक बनाया गया और मोहम्मद शाह को बंगाल सौंप दिया गया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया या बंगाल का प्रबंधक बनाया गया। अब इस टाइम पर दोस्तों इन शासकों में वो बहादुरी नहीं थी जो शेरशाह सूरी में थी, जो शेरशाह सूरी में थी। तो उस अयोग्य बहादुरी या उस अयोग्य नेतृत्व का फायदा उठाया यहाँ पर हुमायूं ने, और हुमायूं ने दोस्तों इस सिकंदर शाह सूर को पराजित करके भारत में वापस प्रवेश ले लिया, और 1555 ईस्वी में हुमायूं भारत में वापस राजा बढ़ जाता है। आगे चलकर दोस्तों 1556 ईस्वी में हुमायूं की तो शेरमंडल, दीन पनाह या उसके द्वारा जो पुस्तकालय बनाया गया था उस हुमायूं के द्वारा, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी तो मृत्यु हो जाती है। तो इस कथन पर जो लेनपुन थे उन्होंने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंतिम समय में भी ठोकर खाकर लड़खड़ाता हुआ मर गया। तो ध्यान रखना, ये बात किसने कही थी भाई? लेनपुन ने। किसके लिए कही थी? ये बात हुमायूं के लिए कही थी। अब दोस्तों हुमायूं का शासन भी प्रारंभ हो गया। यहाँ दोस्तों शेरशाह सूरी का शासन भी प्रारंभ हो गया और हुमायूं राजा बनने के बाद मरा था भाई। भारत में मुगल राजवंश का दूसरी बार राजा बना था ना हुमायूं, उसके बाद में मरा था। अब दोस्तों हुमायूं की मृत्यु के बाद में अकबर शासक बनता है भाई। मुगल राजवंश का अगला शासक कौन था? अकबर। तो ये जो शेरशाह सूरी राजवंश था दोस्तों, यह हुमायूं के शासनकाल के बीच में ही चैप्टर है, बीच का शासनकाल था जहां सूर राजवंश स्थापित हुआ। तो दोस्तों मैंने आज के वीडियो में आपको सूर राजवंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। कल हम दोस्तों अकबर का राजवंश पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है या यह जानकारी आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर काम में आ सकती है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।